चलिए हम लोग चर्चा करेंगे आज ऑब्जेक्टिव के बारे में और फिर अन्य प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले आपके बीच प्रश्न आया है कि डमी क्वाइल का प्रयोग क्यों करते हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा, डमी क्वाइल को हम डेड क्वाइल भी कहते हैं। और आप जान लीजिएगा डेड क्वाइल में कोई भी ईएमएफ, इसमें क्या होता है, कोई ईएमएफ नहीं प्राप्त होता है, उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। और तो और यह सिर्फ किस लिए होती है, तो यांत्रिक बैलेंस बनाने के लिए होती है। किस लिए होती है, मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए होती है, ताकि हमारा आगे पीछे इधर उधर नहीं हो, सेट रहे अपने खांचे में, अपने स्लॉट में क्या रहे, सेट रहे। इसीलिए यह साहब जी यूज की जाती है। तो क्या जवाब दीजिएगा, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन। तो आर्मेचर के किसका, वाइंडिंग का, किसका साहब, वाइंडिंग का यांत्रिक संतुलन के लिए आवश्यक होता है। डीसी मशीन के मैकेनिकल लॉस के अंतर्गत कौन सा आता है, तो मैकेनिकल लॉस के अंतर्गत क्या आएगी, एयर फ्रिक्शन लॉस आएगी। ये दोनों तो आपका किसका हिस्सा है, ये पीआई का हिस्सा है। और ये आर्मेचर में जो हानि होती है IA स्क्वायर RA, यह किसका हिस्सा है, कॉपर लॉस का हिस्सा है। इसलिए मेरा वायु घर्षण ही क्या है, इसका सही उत्तर है। आगे देखिए विद्यार्थी जी, फुल लोड पर चल रही सामान्य डीसी मशीन में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक गैस हुआ करती है। कहां साहब, कौन सी सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक है, जल्दी से आंसर बताइए। सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक कहां यूज करिएगा, फेल वाइंडिंग पर, तब ना उस चुंबक इसके ऊपर ऐसे फेल वाइंडिंग लगाइएगा तो मेरी क्या होती है, फेल फ्लक्स या मुख्य पोल फ्लक्स का मान अधिक होता है, ज्यादा मात्रा में यह हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। आगे आइए, किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल किस तरीके से लपेटे जाते हैं साहब, कहां पर लपेटे जाते हैं, नेचुरली आर्मेचर स्लॉट में। बिल्कुल सही कहा, पोल के ही आसपास यानी पोल के कोर पर लपेटे जाते हैं, ताकि मेरा क्या हो जाए, फ्लक्स वहां पर हमें प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके, फ्लक्स प्राप्त हो सके, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब जी आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथ, डुप्लेक्स लैप है साहब, डुप्लेक्स लैप है तो क्या हो जाएगा, A बराबर 2P, तो 2 गुना 4 बराबर 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 4 पोल सिंपलेक्स लैप है साहब, तो सिंपलेक्स लैप में A बराबर P होता है, कहां पर, सिंपलेक्स लैप में। तो जब A बराबर P होता है तो नेचुरली आपका A क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पोल कितना है, 4 है। आगे बढ़िए साहब जी, चलिए, डुप्लेक्स रहता तब ना 8 होता जी, है कि नहीं। सिंप्लेक्स में A P के बराबर, ट्रिप्लेक्स में A बराबर 3P, क्वाड्रप्लेक्स में A बराबर 4P, क्वाड्रप्लेक्स रहता 4 पोल रहता तो 4 चौका 16 हो जाता। ध्यान रखिएगा। अब देखिए डीसी मशीन में साहब जी क्या हो रही है, तो डीसी मशीन में आर्मेचर चालक में धारा और विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होता है, लेकिन टर्मिनल पर वह जाकर के क्या हो जाता है, डीसी हो जाता है। क्या ये बात सही है, आर्मेचर चालक में धारा ईएमएफ डीसी होता है, तो अनर्थ वाली बात है। आर्मेचर चालक में धारा और ईएमएफ टर्मिनल पर एक दिशा, ये भी अनर्थ वाली बात है। ठीक है कि नहीं। अब कह रहा आर्मेचर चालक एवं टर्मिनल पर ईएमएफ एसी होता है, जबकि धारा कैसी होती है, एक दिशीय होती है। अब जरा हमको जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, क्या आंसर दीजिएगा आप लोग। हम लोग सबसे सही आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए, क्योंकि आपकी जो आर्मेचर है वहां पर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह एसी होता है। क्या होता है,
एसी होता है। लेकिन साहब जी आप जो प्राप्त करते हैं आउटपुट में, वहां आपका क्या होता है, डीसी प्राप्त होता है, जो कम्यूटेटर के माध्यम से आपको मिलता है। समझ गए कि नहीं? चलिए विद्यार्थी जी, डीसी मशीन का जो दिक् परिवर्तक है, कम्यूटेटर है, किस तरह कार्य करता है? स्वाभाविक सी बात है, किस तरह कार्य करता है? फुल वेव रिएक्टिफायर की तरह काम करता है। और आपको मालूम है यह एसी को डीसी में बदलता है। एसी को किसमें बदलता है? डीसी में बदलता है। फुल वेव रिएक्टिफायर से जो आउटपुट प्राप्त होती है वह कैसी आउटपुट होती है? इस तरह की होती है। इसमें रिपल आपका बहुत कम होता है। रिपल मतलब आउटपुट में एसी की मात्रा का मौजूद होना, वह कम होता है। कितनी रिपल होती है? 0. जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। 0.48 के बराबर होती है। ठीक है, हाफ में 1.21 होता है। कितना होता है? 1.21। 82.6 हमारी क्या होती है? इसकी दक्षता होती है। कितनी इफिशियंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की? 82 आपका 8 दूनी 16 है ना, तो क्या हो गया? 48 दूनी कीजिए 93, 41, 40.6 है। 40.6 गुना 2 कीजिए, कितना आया? 81.2%। तो आपका क्या होता है? 81.2% इसकी दक्षता होती है। ठीक है, 40.6% किसका दक्षता होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता 40.6 होती है। इसका दोगुना होता है मेरे फुल वेव का। ठीक है, रिपल फैक्टर इसमें कम होती है। हाफ में रिपल 1.21 होती है। रिपल आपका क्या है? आउटपुट के डीसी में एसी की मात्रा जो होती है वही आपकी क्या कहलाती है? रिपल उर्मिका कहलाती है। आप चाहते हैं प्योर डीसी मिले, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एसी मिला हुआ रहता है। ये बातें होती हैं। तो हम क्या जवाब दे देंगे? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह व्यवहार करता है। डीसी मशीन के सबसे बाहरी भाग जिसको योक कहते हैं, कम क्षमता के मशीन में किसका बना होता है? हलवा लोहा का। बड़ी क्षमता के मशीन में किसका? कास्ट स्टील का। अब अगला कह रहा डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, चलिए साहब, चलिए बड़ा अच्छा है। नाम जाने कि क्या करोगे, इससे अच्छा होता आप अपना नाम कर लेते। राम जाने की जिंदगी में क्या करोगे। इस सरकार ने नाम लिखा, नाम जाने, नाम जान के क्या करोगे। तो वही हम कह रहे हैं कि आप अपना नाम कर लीजिए, राम जाने की जिंदगी में क्या करोगे। डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका साहब जी सबसे अच्छा उपाय है, किसको कम करता है? हार्मोनिक्स को कम करता है, स्पार्किंग वगैरह को भी क्या करता है? कम करता है। तो क्या जवाब दीजिएगा विद्यार्थी जी? जल्दी बताइए। स्पार्किंग को कम करने के लिए कॉपर का बचत नहीं कराता है। फुल में जितना कॉपर लग रहा था उससे कम नहीं लगता है। आइए साहब, डीसी मशीन में आर्मेचर की अक्ष और ब्रश के संपर्क का जो केंद्र है उससे गुजरने वाला तल, यानी समझ लीजिएगा साहब, आर्मेचर का अक्ष एवं ब्रश का कांटेक्ट, क्या साहब जी? ब्रश कांटेक्ट के संपर्क से गुजरने वाला तल। तो लाइन नहीं है, ये क्या है साहब? आपका तल है। पूरा जो प्लेन है उस प्लेन को किस नाम से जानते हैं विद्यार्थी? वह मेरा क्या होता है? कम्यूटेटिंग प्लेन होता है। इसको याद रख लीजिएगा, परिभाषा ही है। ऐसा तल जो आर्मेचर की अक्ष और ब्रश के संपर्क के केंद्र से गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिंग प्लेन कहते हैं, दिक् परिवर्ती तल कहते हैं, समतल कहते हैं। साहब जी याद रखिएगा। ठीक है, डीसी पार्श्वपथ जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे क्या होगा साहब जी? हमारी जो है जिस चाल के नीचे क्या होगा, अगर उसे कम रखिएगा
तो वोल्टेज आपका उत्पन्न नहीं होगा, उससे हमेशा क्या करना है, ऊपर रखना है। ठीक है, आइए साहब जी, डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए हम ब्रशेस को क्या करेंगे, जल्दी बताइए। घूर्णन की दिशा के अग्र लीड में दिया जाएगा कि आर्मेचर की घूर्णन की दिशा के पश्च लीड में दिया जाएगा? क्या जवाब होगा साहब? कोई छेड़छाड़ ब्रश में कुछ नहीं करेंगे, समझिए कि नहीं। अगर यहां रहता एमएनए के साथ रहना है तब तो चलेगा, तो इसलिए यहां पर वैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए कोई एक्टिविटी नहीं करना है। लीडिंग पोल टिप में अग्र लीड प्रदान की जाती है, आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। अग्र लीड प्रदान की जाती है तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो है, मान लीजिए ये व्यवस्था हमारा हो गया, यहां मेरी आर्मेचर हो गई, ठीक है। अब आपका जो है साहब जी MNA हमारा है, ठीक है, यह हमारा GNA है, ठीक है, यह हमारा MNA है। तो MNA के हिसाब से हम इसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हमारी हुई तो उसमें क्या हो गया, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हुई तो एक ही साइड हमारा क्या हो गया, आपका फ्लक्स बढ़ने लगा। अब इधर हम इसको टिल्ट करते हैं तो क्या होता है, उसको यूनिफॉर्म करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए, तो हम लोग जो हैं जब अग्र लीड प्रदान करेगा तो उसमें सुधार की चांसेस बनेगी, ठीक है। ए नंबर के साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह डीसी जनरेटर जिसमें से कौन सा है जो फुल लोड पर 0 वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करता है, जल्दी बताइए। 0 वोल्टेज रेगुलेशन कहां पर हम लोगों को मिलेगा? व्हाट शुड बी राइट आंसर? क्यूमुलेटिव कंपाउंड। 0 वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। इसका मतलब है कि आपकी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें मेरा EA और V आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो वो सिचुएशन जब भी आएगी तो वह आपका कौन सा होगा, फ्लैट कंपाउंड होगा। तो फ्लैट कंपाउंड मेरा कंपाउंडे ना हो पाता है, इसीलिए हम इसको लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। 4 पोल वाले डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर चल रहा है, आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगी साहब? तो जल्दी से बता दीजिए। पोल आपका 4 है, NS आपका कितना है, 1800 आरपीएम है। F बराबर जानते हैं NS इंटू P बाई 120, 1800 गुना 4/120 बराबर 60 हर्ज मेरा नॉर्मली आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 60 ना आता है? तो कोई दिया है 60? नहीं दिया है, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन पर हम लोग इस हिसाब से गणना करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है। बाकी हम लोग जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि मशीन किस पर रन कर रहा है, सिंक्रोनस पे रन कर रहा है। अब स्टैंडर्ड को फॉलो करके जब हमको बता रहा है तो हमको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है साहब, फील्ड वाइंडिंग को अलग से हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रश में अधिक तनाव डैश के कारण होता है। किस वजह से ब्रश में अधिक तनाव होगी आपका साहब जी? यहां ब्रश हमारा कम्यूटेटर के साथ क्या कर रहा है, टच में है, ठीक है, संपर्क में है। अब जरा देख लीजिए, जब संपर्क में है, ओवर हीट हो गया, घसते 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 तो नहीं आपका क्या होगा, पोर्शन खिसाएगा। ऊपर से ब्रश गियर उस पर प्रेशर बना करके एडजस्ट करके उसको टच में रखेगा। धीरे धीरे घिसते घिसते नहीं घिस जाएगा। साइकिल में ही ब्रश आप लोग होता था, ब्रेक वाला शू, ब्रेक शू आप देखते थे ना, 6 महीना साल भर होते होते क्या होता है, पूरा घिस जाता है। अब बाद में पूरा ब्रेक पर आप चढ़ जाते हैं तब भी नहीं रुकता है ना, नीचे उतर के तब आपको रोकना पड़ता है। होता कि नहीं होता, पैर से रोकना पड़ता है।
ऐसा कई बार हैंडल मोड़ते हैं, उतर के तब साइकिल को ऐसे कर देते हैं, होता है विद्यार्थी, अनुभवी लड़का है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को बदल दिया जाए, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस किया जाए, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए क्या होगा विद्यार्थी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या उत्तर दीजिएगा? चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहती है, रोटेशन में कोई अंतर नहीं आता है। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला, तो ऐसा जिसमें कौन सा वाइंडिंग हो? लैप वाइंडिंग हो, पहली चीजें। दूसरी बातें क्या साहब? करंट मेरी क्या हो? अधिक हो, अब वोल्टेज मेरा कम हो। ऐसी व्यवस्था कहां मिलती है? कंपाउंड विभेदी में मिलती है, डिफरेंशियल में मिलती है साहब। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज करते हैं। विद्यार्थी जिस लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, मुंह से आंसर बोलते रहिए, नहीं तो बोलने का आदत छूट जाएगा। होता ही है, नहीं बोलिएगा तो कामें करना बंद कर देगा। तो भाई सी बात है, हमको यूज नहीं कर रहा, प्रैक्टिस में नहीं ले रहा, तब कैसे चालू करें, कैसे आवाज निकालें? इसलिए बोलते रहिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। समझे कि नहीं? ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए, होता है नहीं जी, पिलास वगैरह आप लोग यूज करते हैं, कटर प्लायर यूज करते हैं तार को काटने के लिए। आप लोगों ने कॉम्बिनेशन प्लायर पढ़ा है, नवयुवक ने पढ़ा है। हर तरह का काम उससे होता है, कटिंग भी होता है, आपका मोड़ना भी होता है, मरोड़ना भी होता है, सब तरह का काम करते हैं, जिसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। इलेक्ट्रीशियन रखता है, समझे कि नहीं? कॉम्बिनेशन प्लायर को आप साल भर प्रयोग नहीं किए और ऐसा जगह पर रख दिए जहां हल्का सा नमी का भी अंश उपलब्ध है, अब उसको आप करिए साहब जी। समझे कि नहीं? पूरा ताकत लगा दीजिए, एकदम नहीं खुलेगा ना दबेगा, उसमें तेल देकर के रगड़ना पड़ेगा। फिर जाकर के जब क्या होगी, उसकी जो आपकी जंग लगा हुआ पोर्शन है उसका जब धीरे धीरे साफ होगा, तब धीरे धीरे चलना चालू करेगा। तो ठीक वही बात मनुष्य के साथ भी होती है। नहीं आंसर बोलिएगा, वहां भी आंसर बटन से नहीं दबाएगा। समझे कि नहीं? खट खट माउस नहीं करेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। समझे कि नहीं? दिक्कत हो जाएगी। चलिए साहब, क्या हो जाएगा सरकार जरा बताइए। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच कितना? 3। डुप्लेक्स में वाइसी कितना? क्वाड्रप्लेक्स में, सिंप्लेक्स में 1। याद रहेगा, सिंप्लेक्स में 1, क्वाड्रप्लेक्स में 4, क्वाड्र में 4, डुप्लेक्स में 2, ट्रिप्लेक्स में 3 होता है। आइए साहब जी, यदि एक क्वाइल के सिरे को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए, तो इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं? एक पोल पिच पर। तो कौन सा होगा? वेव वाइंडिंग होगा। समझ गए कौन सी होगी? वेव वाइंडिंग होगी साहब। आइए, कह रहा कि क्वाइल के सिरे को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया, कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया क्वाइल कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाइल कनेक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी जी आगे बढ़िएगा। चलिए साहब जी, बड़ा अच्छा एक नवयुवक ने बड़ा अच्छा प्रश्न भी कहा है, इनका नाम है मनीता कुमारी। ठीक है, तो मनीता जी ने कहा है, ठीक है ना, कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर सिलेबस में नहीं है। तो मनीता जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप गलत जानकारियों को लेकर के आगे बिल्कुल मत बढ़िए। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर सिलेबस में भी है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपके पास मौजूद है तो जरा उसको भी पलट करके देखने का आप कष्ट करिए। उसमें भी डीसी जनरेटर और मोटर के प्रश्न, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल प्रश्न सारे उपलब्ध हैं। ठीक है, आपकी इच्छा अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़ने की है तो आप छोड़ दीजिए, इस चैप्टर को स्किप कर जाइए, है कि नहीं है? वहां क्वेश्चन जब 6 और 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा, आपसे नहीं बनेगा, तो फिर अगले बार परीक्षा के समय पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं है? तो साहब, विभाग जो सिलेबस देता है वह इंडिकेटिव सिलेबस है, समझे कि नहीं? और अगर मान लीजिए सिलेबस में नहीं भी है और हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो आपको तो हमारा उपकार मानना चाहिए, समझे कि नहीं साहब जी? जो जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूछता है, मैं सारी चीजें आपको पढ़ा दी रहा हूं और पीछे के बैच में भी मैंने पढ़ाया है। अब बाकी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दायां बायां जो भाग सकता है, तो दायां बायां भागने वाला क्वेश्चन भी हम फुल सेट में एक आध डाल देते हैं, समझे कि नहीं? दायां बायां का एक आध क्वेश्चन हम वहां पर डाल देते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि इंस्ट्रूमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है ना, कभी कभी आप देखते होंगे कि आरएमएस और पीक वैल्यू का क्वेश्चन टकरा जाता है। तो ये सब हम जानबूझ के डाल देते हैं ताकि दायां बायां भी जाए तो मेरा विद्यार्थी सब उसको कैच कर सके।
समझे कि नहीं? हाँ, हाँ वही सब चीज है, वही सब, वो तो पूछता ही है। अब बूस्टर बैच में तो पढ़ा ही है उसके बारे में। लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है। किसके लिए करते हैं साहब? प्रकाश के लिए करते हैं। कंफर्म है जी? चलिए, कितना आदमी कंफर्म है? अगला आइए साहब जी, आइए आगे बढ़ते हैं। डीसी आर्मेचर कुंडलन डैश कोटियों की होती है, दो प्रकार की होती है, लैप और वेव। यही पॉपुलर है, लैप और वेव। डीसी जनरेटर के सैचुरेशन की स्थिति में निम्न के बीच का संबंध होता है। यानी जब आपका लोड सैचुरेट हो जाए तो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्मिनल वोल्टेज भी और आपका लोड करंट या फील्ड करंट है ना। यदि आपका वी एंड आई एल होता तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन वी आई एल नहीं है तो आप वी और आई एफ के बीच की बात करिएगा, क्योंकि सैचुरेशन की एक्शन जो होगी वो फील्ड करंट के कारण ही साहब होगी, नेचुरल सी बात है। आइए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे दें? निम्नलिखित में कौन कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है साहब? कार्बन ब्रश, है कि नहीं? अगर यहां ग्रेफाइट ब्रश रहता तब कार्बन रहता ही नहीं, उसी को लेते, है कि नहीं है? मेटालिक कार्बन ब्रश रहता तो उसी को लेते, मतलब कोई भी ब्रश रहता उसी को लेते। ब्रश का काम ही है क्या करना? धारा को कलेक्ट करना। साहब जी अगला है, जिस विधि से डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वह क्या कहलाती है? गतिज ईएमएफ कहलाती है। डायनामिकली क्या कहलाती है? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। और हमारे ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, हमारे सोलेनॉइड में जो होता है, मेरे चोक में जो होता है, मेरे क्वाइल में जो होता है, वह स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होती है। जरा विद्यार्थी जी बताइए जरा, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? ई बराबर, जल्दी से बताइए, ई बराबर क्या होता है विद्यार्थी जी? बढ़िया से सोच के बताइए। यहां का ई है, ई बराबर एन डी फाइव बाय डी टी है। इसका क्या होता है? मैंने सुना, छोड़िए ना, डायरेक्ट बताइए। बी आई एल साइन थीटा होता है कि बी एल भी साइन थीटा होता है? बी एल भी साइन थीटा होता है। क्या होता है? बी एल भी साइन थीटा। ये थीटा कितना हो गया? 90। तो इसका मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है विद्यार्थी जी, भी यहां पर क्या बताता है? जल्दी बताइए, भी क्या बताता है? भी वोल्टेज बताता है कि कुछ दूसरा चीज बताता है? विद्यार्थी जी भी क्या बताता है? भी क्या बताता है? वेरी गुड, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, वेग बताता है। समझे कि नहीं? इससे साबित हो रहा है कि आप लोग पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कीजिए, ज्यादा नहीं पढ़िए, ज्यादा पढ़ने से दिक्कत हो जाएगी। 2 ही घंटा पढ़िए बस, उसी से काम चलेगा। भाई जय, बड़ा कष्ट है। एल हमारा क्या है साहब? लेंथ है। अब बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। समझे कि नहीं? आइए सरकार, कह रहा डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। सारा का सारा चीज उसी पर है। अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रोटेटिंग क्या करते हैं? कंडक्टर की व्यवस्था बनाते हैं। ये घूमता हुआ कंडक्टर अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है और फिर क्या होती है अनिल जी? ईएमएफ उत्पन्न होती है। क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होती है। चलिए साहब आइए, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए क्या आवश्यक है साहब? अस्थिर चुंबकीय फ्लक्स अस्थिर चालक, सवाल पैदा नहीं होता है। पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स गतिमान चालक, गतिमान चुंबकीय फ्लक्स गतिमान चालक, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स या गतिमान चालक, दोनों में से कोई एक गतिमान हो तो मेरा काम चल जाएगा। तो किसको उत्तर लेकर आगे बढ़िएगा? व्हाट शुड बी राइट आंसर? डी। अब ये में गतिमान चुंबकीय क्षेत्र होता है किसमें साहब जी?
आपको मालूम है ना, अल्टरनेटर में। और हमारी साहब जी गतिमान चालक कहां पर होती है? डीसी जनरेटर में। यहां पर फ्लक्स मेरा क्या होता है? अस्थिर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला साहब जी, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा साहब? आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो मेरा आउटपुट क्या हमको देगा? जल्दी बताइए। अल्टरनेटिंग, क्योंकि वो बदलेगा बिल्कुल भी नहीं वैज्ञानिक साहब। आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ेंगे तो स्लिप रिंग मेरा एसी को डीसी में बदलता नहीं है, वह जो सप्लाई मिली उसी को आउटपुट को पहुंचाने का काम करता है। घूमती वस्तु का अस्थिर वस्तु से संपर्क बनाने का काम करता है। तो कोई परिमाण में चेंजिंग या हमारे नेचर में चेंजिंग नहीं होगी, जैसा मिला वही आपको साहब जी गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आइए साहब जी, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक डैश की बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। सरकार, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो अचालक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, एक पत्ती या दूसरा पत्ती, इस बीच में जो आपका है अचालक पदार्थ बराबर पर कट करके और घस करके इसको क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, ताकि ब्रश हमारा अटके नहीं। यह क्या होता है? मायका होता है, अबरक होता है। 85% इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री किसका प्रयोग करती है? आपके माइका का प्रयोग करती है। विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, हमारे झारखंड में सिंहभूम और कोडरमा जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और भारत ही दुनिया का नंबर 1 क्या है साहब? माइका उत्पादक देश है। लखीसराय के भी कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत माइका क्या होती है? प्राप्त होती है। ये ध्यान रखिएगा साहब। तो और यह तीनों रूपों में यूज होता है, पाउडर के रूप में, पेस्ट के रूप में और सॉलिड के रूप में। तीनों रूपों में प्रयोग होने के कारण इसकी पॉपुलैरिटी क्या है? काफी ज्यादा हुआ करती है। चलिए सरकार आगे, आर्मेचर कोर को लेमिनेट बनाने का क्या कारण है? जब भी लेमिनेशन होगा उसका एकमात्र कारण है क्या होगा? एडी करंट को कम करना। लेमिनेशन पतला की मोटा? विद्यार्थी जी, जितना पतला लेमिनेशन होगा उतनी एडी करंट लॉस कम होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं पीई समानुपाती टी स्क्वायर के होती है। ये टी आपका क्या है साहब? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। क्या है? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। हम साहब जी क्या चाहते हैं? हम धारा को कम जरूर करना चाहते हैं, लॉसेस को मिनिमाइज जरूर करना चाहते हैं, लेकिन चुंबकत्व को समाप्त करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता है। इसी कारण से हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी जी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या लगाया जाता है? तो पोल शू स्थापित किया जाता है। ये पोल शू जो आप लगाते हैं, इधर इधर फैला देते हैं, तो चारों ओर मेरा गैप जो बन रहा था यहाँ पोल के बीच में, वह गैप आपकी क्या होती है? कम होती है। गैप कम होती है तो रिलक्टेंस कम होती है। रिलक्टेंस कम होती है तो थोड़ा सा इधर से भी फ्लक्स, थोड़ा सा इधर से भी, सब जगह फ्लक्स हमारा लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा? व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थी जी, समांतर आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है? 1 ओम या उससे कम होता है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पूछा था कि हमारे आर्मेचर प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? केल्विन ब्रिज का किया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं लो रेजिस्टेंस जो हमारी होती है वह 1 ओम से कम होती है, और इसको मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसी का एडवांस वर्जन क्या है? केल्विन डबल ब्रिज है। अगर आपको ऑप्शन में केल्विन ब्रिज ना हो करके केल्विन डबल ब्रिज रहे तब आप इसको लीजिएगा। ठीक है, मेरा जो मीडियम रेजिस्टेंस होता है उसका मान साहब कितना होता है? 1 से लेकर के 0.1 मेगा ओम तक। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और फिर जो मेरा हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसके मान साहब जी क्या होता है? वह 0.1 मेगा ओम से
अधिक होता है। विद्वानों इसको मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है साहब जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए विद्यार्थी जी। किसी जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा साहब? किसके बढ़ने और किसके घटने से? नेचुरल सी बात है, लोड करंट बढ़ेगी मेरा IL और नेचुरली आपका क्या होगा? ड्रॉप बढ़ जाएगा। साहब जी शंट जनरेटर के केस में विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध है मेरा जो RSH है उसको किसके सापेक्ष क्या होना चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? RC से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? RC से कम। तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? बी। विद्यार्थी जी RC से ऊपर होगा तो जनरेशन का काम संभव नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिकों कौन सा जनरेटर बिना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के भी EMF दे देता है? जल्दी बताइए। पृथक उत्तेजित। कौन सा साहब? सेपरेटली एक्साइटेड। इसको सेल्फ की जरूरत है नहीं तो ये अपने काहे दिमाग लगाएगा? ये पड़ोसी से लेकर के बगल वाले से लेकर के सेपरेट व्यवस्था करके काम चला लेता है कि नहीं है? ये मामला है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा ही नहीं है तो क्या होगा साहब? कुछ मिनट के लिए बैटरी से क्या करना चाहिए? कनेक्ट कर देना चाहिए। आप मतलब समझे कि इसको 5 तारीख को पेमेंट आना था, नहीं आया, अब रेंट ही सब देना है और वहां से भी टाइम लग रहा है। अब इंस्टेंट लड़का खाली तो करके पटना नहीं जाएगा, वैज्ञानिक जी से 2000 रुपया लेके मैनेज कर लिया, आप फिर परसों जो है उनको रिटर्न बैक कर दिया। ठीक है कि नहीं? ये मामला है। चलिए सर, किसी डीसी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का क्या मुख्य कारण होता है? जल्दी बताइए। ओवरलोडिंग होना, लंबे समय तक, इसमें से कौन सा सही उत्तर दीजिएगा? कोई भी कारण हो सकता है। शॉर्ट सर्किट हो गया तब भी वोल्टेज 0, ओवरलोडिंग है तब भी दिक्कत, लंबा समय तक बंद है, यूं ही पड़ा हुआ है तब भी आपका काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आइए साहब जी। चलिए, आपके साथी हैं, उन्होंने एक सूचना भेजा है, ठीक है ना? उनका ये आदेश आया है कि विभाग में हम लोग जाकर मिले थे, मिलने के बाद हमें बताया गया कि जनवरी के मध्य तक में हम परीक्षा करा लेंगे। ठीक है, और दे दिया है पेपर में, ये जनवरी के मध्य तक में परीक्षा करा लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पेपर तो दिसंबर तक कह रहा था। हाँ, चलिए अच्छी बात। तो दिसंबर मतलब 15 से पहले या 15 तक करा लेगा तो बहुत खुशी की बात है कि नहीं है? चलिए, इस पर एक वीडियो भी YouTube पर बना दीजिएगा, ठीक है ना? अपने चैनल पर एक वीडियो भी बना दीजिएगा। चलिए साहब, अच्छा लड़का, मेहनत करता है, पढ़ाई के अलावा बाकी सब जगह एक्टिव रहता है। इसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट की गणना किससे की जाती है साहब? अब जरा देख लीजिए, ये बराबर V प्लस IA RA होता है, ये माइनस V बराबर IA RA। यहां से IA बराबर क्या होगा? ये माइनस V बाय RA, है कि नहीं विद्यार्थी जी? बहुत अच्छा है। चलिए सरकार, यही ना होगा जी? तो कौन सा उत्तर ठीक लगाइएगा? एक तो ये भी इक्वेशन निकला, दूसरा आइए साहब जी, आइए जो हमारी होती है, इधर आपका IL, इधर ISH चाहिए आइए, तो आइए बराबर क्या हो जाएगा? IL प्लस ISH। दो इक्वेशन मिला, ये वाला तो कहीं टकरा नहीं रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या होती है? स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश का उपयोग करना चाहिए, इंटरपोल का प्रयोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग, ये सभी करने का काम करना चाहिए। क्लियर विद्यार्थी जी? चलिए
चलिए, डीसी जनरेटर में इंटरपोल का संयोजन कहां किया जाता है साहब? आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में किया जाता है। उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रश को रखना चाहिए कहां पर? एमएनए के सापेक्ष रखना चाहिए। ठीक है, आइए साहब जी, अगला कह रहा, लंबी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा किसी लोड को अस्थिर वोल्टेज प्रदान करना है तो कौन सा आप साहब जी जनरेटर लीजिएगा? कांस्टेंट वोल्टेज में हमेशा याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाएगा? कंपाउंड जनरेटर। कांस्टेंट वोल्टेज देना है, लंबी पारेषण लाइन में लोड को अस्थिर वोल्टेज प्रदान करना है। अंडर तो खत्म हो गया, डिफरेंशियल खत्म हो गया, ये दो में से जरा बताइए। क्या हो जाएगा साहब? अब मेरा कम हो रहा है तो बढ़ा के सेटल न करना है, इसीलिए ओवर हो जाएगा। लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का क्या कारण है बताइए? रॉकर आर्म पर क्या जमा हो रहा है? कार्बन चूर्ण। यही है सही उत्तर जी। कार्बन क्या कर रहा है? किसको कम कर रहा है? जब झरझर करके डैमेज हो रहा है तो किसका नुकसान पहुंचा रहा है? मेरे इंसुलेशन प्रतिरोध को कम कर रहा है। डीसी जनरेटर की दक्षता सबको मालूम है, कितना से कितना? 85 से, ये मैक्सिमम बढ़ता है तो इतना हो सकता है, वो थोड़ा 80 तक कम है। अगर ऐसा रहता ना 80 से 90 भी दे देता या 85 से 90 भी दे देता तब भी आप लोग लेके चल जाते, लेकिन 60 80 70 80 उचित नहीं है, 100 कहीं से उचित नहीं। इसके अंदर जो मान रहेगा ये सब में से कुछ रहता उसी को टेक लगाते। अब 90 ही था और बाकी और सब कम था तो 90 को लेंगे, जैसा सिचुएशन देखिएगा उस हिसाब से। लेकिन 80 से ऊपर और 95 से कम रहना चाहिए, 95 से ऊपर कभी नहीं जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान किसी डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर घिसा हुआ है, उस पर हम लोग सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है। उस पर अब पहले से घिसा हुआ है तो क्या उस पर आप लोग सरेस कागज का प्रयोग करिएगा रगड़ने के लिए, मुलायम बनाने के लिए? क्या इसका सबसे अच्छा उपाय है? क्या करेंगे साहब? कम्यूटेटर को बदल दीजिए, कोई उपाय नहीं है साहब जी। अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनरेटर क्या हो? बाह्य उत्तेजित हो। क्या हो साहब जी? एक्सटर्नली एक्साइटेड हो कि अन्यथा उत्तेजित हो? दोनों में बढ़िया से सोच के बताइए कौन ज्यादा उत्तर है? अन्यथा होता है सेपरेट, ठीक है, बाह्य होता है एक्सटर्नल। समझ गए? तो एक्सटर्नल में हम किसको दे दें? एक्सटर्नल में हम फील्ड को दे दें, लेकिन साहब एक्सटर्नल में फील्ड यदि जुड़ा हुआ है तब तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब फील्ड मेरा इनडायरेक्ट जुड़ा है तब कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यह उत्तर लेना हमारा उचित नहीं है। हम उत्तर किसको लेंगे? डी को लेंगे। इसीलिए ऐसे प्रश्न में कहीं भी आप परेशान मत होइएगा। बाय मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब ये नहीं है कि मेरा फील्ड सेपरेट है, मेरा फील्ड साथ भी हो सकता है, अन्यतः में ही मेरा फील्ड क्या होता है? सेपरेट होता है। जब सेपरेट होगा तभी आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से लेना देना नहीं होगा। निम्नलिखित किस सूत्र द्वारा डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट ज्ञात की जाती है? IA बराबर IL प्लस ISH से ज्ञात की जाती है। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन के लिए 1 2 3 सब करने की जरूरत पड़ती है। कैसे पुनः प्राप्त करेंगे कि डीसी शंट जनरेटर का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है? क्या होगा साहब जी? शंट फील्ड में कुछ मिनट के लिए बैटरी जोड़ करके जनरेटर का ईएमएफ निर्भर करता है। EA बराबर सूत्र बताइए विद्यार्थी, P phi N Z by 60A।
तो मेरा EA जो है पोल का भी समानुपाती, मेरा ये फाई का समानुपाती, मेरा ये स्पीड का समानुपाती, मेरा ये जेड का समानुपाती, मेरा ये जो है वह पोल पथ की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती। तो पोल, समांतर पथ, फ्लक्स सब पर निर्भर करता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी जी, चलिए। डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह डैश में घूमता है। कैसे घूमता है साहब? जब कहां घूमता है? जल्दी बताइए। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में कि चुंबकीय क्षेत्र में? क्या सही उत्तर दीजिएगा? व्हाट शुड बी राइट आंसर? ये साहब जी मैग्नेटिक फील्ड के भीतर जब यह घूमता है तब। ठीक है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड होता है? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट डैश के जरिए प्राप्त होता है। किसके माध्यम से साहब जी? कम्यूटेटर और ब्रश के माध्यम से। यही उत्तर होगा जी। कितना आदमी सहमत है? सब लोग सहमत है। चलिए तो डी को ही ले लेते हैं। आगे बढ़िए साहब जी। एक डीसी जनरेटर की गति आधे से कम हो जाती है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? मेरा ईएमएफ स्पीड के समानुपाती है। अगर आपका क्या हो गया, यहां से समझ लीजिए, मेरा EA1 बाय EA2 बराबर आप N1 बाय N2 होता है। अगर मेरा क्या हो गया, ईएमएफ की गति आधी हो गई, N आधी हो गई, तो नेचुरली मेरा EA भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या करिएगा? 1/2 हो जाता है। सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज में क्या स्थिति बनती है? जल्दी बताइए। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? भार में परिवर्तन के साथ लोड बदले तो उसको भी बदलना चाहिए। शॉर्ट डैश कंपाउंड जनरेटर एक डीसी जनरेटर है। तो शॉर्ट शंट यहां पर ही गलत है, सकारात्मक नकारात्मक नहीं होगा। शॉर्ट शंट या नहीं तो लॉन्ग शंट। क्या हो जाएगा? लॉन्ग शंट। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है। चलिए साहब आइए आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या प्रभाव उत्पन्न होता है साहब? आर्मेचर प्रतिक्रिया जब अनसैचुरेटेड हो तो क्या होती है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस में 2018 2019 का जो एग्जाम था ना, हाँ, तो ये पूछा गया था साहब। डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या आर्मेचर चालक की संख्या नियत है, फिक्स है। तो कौन सी कुंडली उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी? आप सब जानते हैं मेरे वेव में वोल्टेज ज्यादा, करंट कम होती है। लैप में वोल्टेज कम और करंट ज्यादा होती है। भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के डैश हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जल्दी बताइए कहां पर होगा साहब? आर्मेचर में। आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर? डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर। विद्युत चुंबक के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री कौन सी होती है? शुद्ध लोहा। यही ना होगा, ताकि वह मैग्नेटाइजेशन को क्या कर सके? बढ़ा, मतलब मजबूती प्रदान कर सके। डीसी मशीन का ब्रश किससे बना होता है? कार्बन का बना था। हार्ड कॉपर दीजिएगा तो तुरंत स्क्रैच आपकी कहां हो जाएगी? हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट पर कम्यूटेटर में, और फिर वहां वोल्टेज बढ़ेगी, स्पार्किंग चालू, सर्किट शॉर्ट हो जाएगी। डीसी मशीन में आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई विद्वान साहब जल्दी बताइएगा। एक्चुअल वैल्यू कितना होता है साहब? हालांकि 0.35 mm से लेकर 0.5 mm होता है, लेकिन हमारा वैल्यू इसी के बीच का दिया है, ये नहीं है। हम उत्तर किसको लेंगे? बी को लेंगे। एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर के गति की दिशा चुंबकीय फ्लक्स के चुंबकीय रेखाओं के कैसी होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। मेरे थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। विद्वानों आगे बढ़िए। डीसी मशीन में कम्यूटेटर क्या काम करता है?
एसी को डीसी में रूपांतरित और डीसी को एसी में, क्योंकि मशीन है तो मशीन के दोनों चीजें आती हैं, मोटर भी और जनरेटर भी। जनरेटर में क्या काम कर रहा है, ये काम जनरेटर में कर रहा है और डीसी को एसी मोटर में कर रहा है, तो दोनों काम कंबाइन रूप से करने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी। डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है, टेकोमीटर के माध्यम से हम स्पीड को मापने का काम करते हैं, ये एक यंत्र है साहब। डीसी मशीन की चाल दुगनी कर दें, अब फ्लक्स कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, ईएमएफ भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि मेरा ईएमएफ समानुपाती स्पीड का होता है। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा विद्वानों, बी दे दीजिएगा। साहब जी जरा आगे बढ़ जाइए। किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी कब साहब, जब हानि क्या हो, निम्न हो। हमारी इफिशिएंसी विद समानुपाती होती है किसके, लॉसेस के। साहब जी आगे बढ़िए। डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर लपेटा जाता है, फटाफट जवाब दीजिएगा। व्हाट शुड बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वन स्लॉट पर, स्टेटर के आधे पर, स्टेटर के खुले पर, कहां लपेटते हैं, बिल्कुल सही कहा है, कहीं भी नहीं। इसको जब लपेटा जाता है रोटर पर लपेटा जाता है, यहाँ स्टेटर से कोई मतलब नहीं है। सही तो जवाब दी थी, तुमको तो कहे ही थे बैठने के लिए, ठीक है कि नहीं। चलिए, लगा था पढ़ाई कम की है इसलिए जवाब दे रहे, ठीक है कि नहीं। जो बच्चा पढ़ना कम कर देगा तुरंत जवाब देना चालू कर देगा, जो ज्यादा स्टडी करेगा वो जवाब नहीं दे पाएगा। और साफ पढ़ना छोड़ दीजिएगा, एको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एको गलत नहीं होगा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तब हाँ, ये दोनों बच्चा ज्यादा पढ़ रही है, देखे गड़बड़ा गया। और उसको कहे थे जो कम पढ़ो, तो कम पढ़ना शुरू की, देखिए जवाब सही आ गया, ठीक है कि नहीं। आइए साहब, एकदम एकदम यांत्रिक दृष्टिकारी है साहब जी, कौन सा, जल्दी बताइए। यांत्रिक दृष्टिकारी जो है, डीसी उत्तेजित समुन्नत ध्रुव रोटर वाइंडिंग स्लिप रिंग कम्यूटेटर और ब्रश, क्या है, कम्यूटेटर और ब्रश का कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसी में पी पोल की संख्या एन, आर्मेचर स्पीड, चुंबकीय व्युत्क्रम की आवृत्ति क्या होगी, एफ बराबर पी एन बटा 120। राइट आंसर क्या दे दीजिएगा। इसी मशीन में आयरन लॉस किसमें होती है, जल्दी बताइए। योक में होती है, बॉडी में होती है। व्हाट शुड बी राइट आंसर। आर्मेचर के दो जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, क्या अत्यंत आवश्यक, आउटपुट की रेटिंग और अल्टरनेटर पिच अनिवार्यता आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हमारा रेटिंग और पिच आपका क्या होना चाहिए, कैपेसिटी, रेजिस्टेंस, करंट, सब तो कोई मीनिंग नहीं। पॉलिटी लिखता तो एक बात सोचते भी। डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्न में से कौन सा नहीं है, तो साहब जी स्पीड में वृद्धि करता है या कहीं से कोई मामला नहीं बनता है, मेरे ईएमएफ को कमजोर करता है, कम्यूटेटर पर स्पार्क पैदा करता है, फ्लक्स को कमजोर बनाता है और फ्लक्स का विरोध करता है। ये सब इसका क्या है, दिक्कत है, इसके वजह से होने वाला दुष्परिणाम है। फुल पिच वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसमें वाइंडिंग पिच पोल पिच के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लैप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। साहब जी आइए यहां पर ध्यान देते हैं। आर्क वेल्डिंग में जो डीसी जनरेटर है वह कौन सा होना चाहिए, कैसा अभिलक्षण, ड्रॉपिंग अभिलक्षण, वोल्टेज घटे लेकिन करंट का मान बढ़े। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थी जी डीसी जनरेटर के मामले में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या शर्त है, वेरिएबल लॉस हमारे कांस्टेंट लॉस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी जी डीसी जनरेटर में लैप और वेव के संदर्भ में क्या सही कहा गया है, साहब जी वेव का उपयोग अधिक वोल्टेज अधिक धारा के लिए गलत बात है। लैप में पैरेलल पाथ की संख्या सदैव दो, गलत है साहब। तरंग में पैरेलल पाथ की संख्या सदैव पोल की संख्या, गलत है साहब। लैप का उपयोग कम वोल्टेज अधिक धारा की मशीनों के लिए किया जाता है, यहाँ करंट ज्यादा वोल्टेज कम हुआ करती है। विद्वानों आगे बढ़ जाइए। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। किसी डीजल जनरेटर के सेट में सफेद धुआं, यह भी पूछा था असिस्टेंट लोको पायलट, इसका मतलब उसमें क्या चला गया है, पानी चला गया है, समझे। और पानी के जाने के कारण प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आपकी धुआं क्या हो रही है, सफेद हो जा रही है। राइट आंसर क्या दीजिएगा, दहन कक्ष में क्या है, पानी है साहब जी।
विद्यार्थी जी डीसी जनरेटर की, सन जनरेटर की मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किन चीजों के बीच होती है? मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी होगा IF और E0 के बीच होगा। तो Y पर हम किसको रखेंगे? E0 को। X पर किसको रखेंगे? IF को। तो Y पर EMF, X पर आर्मेचर धारा। नहीं साहब, कौन सी धारा? क्षेत्र धारा। तो क्या लीजिएगा? 3 नंबर आपका हो जाएगा। Y पर EMF, X पर फील्ड करंट। और नॉर्मली जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विद्यार्थी, वह कैसे नेचर की होती है? राइजिंग की ड्रॉपिंग? राइजिंग नेचर की होती। कैसी होती है? राइजिंग मतलब ऊपर बढ़ता हुआ, और ड्रॉपिंग मतलब नीचे घटता हुआ। समझे कि नहीं? ये ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेल, यह भी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था। ऐसे ही क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये लोग क्या करते हैं? उपयोग किए जाने वाले लुब्रिकेंट का नंबर तय करते हैं कि इस तरह की मशीन में ये स्थितियां रहेगी तो वहां पर इतने नंबर का लुब्रिकेंट हमको देना पड़ेगा। तो यानी स्पष्ट सी बात है, लुब्रिकेंट का जैसे चर्चा किया तो क्या पता चला साहब? विस्कोसिटी, श्यानता। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बताता है? विस्कोसिटी को प्रदर्शित करता है कि कहां किसका क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा। विद्यार्थी जी आगे बढ़िएगा। जब एक सन जनरेटर नॉर्मल डायरेक्शन पर समान गति से घूम रहा है, अब वोल्टेज लेकिन उत्पन्न नहीं कर रहा है, क्या इसका मुख्य कारण होगा साहब जी? फटाफट जवाब दीजिए। व्हाट शुड बी राइट आंसर? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बिल्कुल भी खत्म हो गया, पावरे नहीं बचा है। कहां से क्या कीजिएगा? चेहरा उदास नहीं देख रहे हैं? समझे कि नहीं? ऑटोमोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर साहब जी? शंट जनरेटर। कौन सा जनरेटर? शंट जनरेटर लेते हैं। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है, 300 वोल्ट पर 18.65 एम्पियर ले रहा है, इफिशिएंसी 75% है। मोटर का एचपी बताइएगा, कितना हो जाएगा? 7.5 एचपी। कैसे होता है जी विद्यार्थी जी? कैसे निकालते हैं आप लोग? क्वेश्चन तो बड़ा टफ है। इफिशिएंसी बराबर क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट होता है ना साहब जी? अब आप यहां देख लीजिए, आउटपुट का मान आप कैसे निकालिएगा? इफिशिएंसी इंटू इनपुट यही ना निकालिएगा, है ना? तो अब आपका क्या हो जाएगा? हमारी साहब इफिशिएंसी 0.75, इनपुट कितना है? 300, और ये कितना है? 18.65 है। गुना करके बताइए कितना हो रहा है? व्हाट शुड बी राइट आंसर? 4196.25 हो रहा है। किसमें साहब जी? वाट में हो रहा है। कैसे हो रहा है? वाट में हो रहा है, यही ना हो रहा है। अब एक छोटी सी बात, अब आप क्या जानते हैं? 1 वाट बराबर 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है, नहीं? और आप यह भी जानते हैं 1 किलोवाट बराबर 1.3, एक सेकेंड 1 एचपी बराबर 1.34 क्या होता है? किलोवाट होता है। एक सेकंड, थोड़ा सा हमको लगा मिस हो रहा है। 1 किलोवाट बराबर 1.34 एचपी होता है। 1 किलोवाट आपका 1000 ना हो गया? यहाँ 746 है ना, 1000 में भाग दीजिए तो आप लोग 746 से कितना आ रहा है बताइए? 0.74 कहां से होगा जी? 1.34 होगा। कितना होगा? 1.34। यानी क्या पता चला? 1 किलोवाट बराबर आपका क्या होता है? 1.34 एचपी होता है, नहीं? अब आप इसको क्या कर दीजिए? किलोवाट में बदलिए। किलोवाट में बदलिए, तो किलोवाट में बदलिएगा तो क्या होगा? 1000 से गुना 4.19625 किलोवाट हो गया, नहीं? अब आप जानते हैं 1 किलोवाट बराबर उतना एचपी, तो 4.19625 बराबर कितना एचपी? गुना कर दीजिए। 4.19625 गुना 1.34। अब बताइए तो कितना हो रहा है? अब की बार देखिए तो तरीका बदल दिए हैं।
4.19625 गुना 1.34 5.62 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5.62 HP। इसके नजदीक में कौन सा है? डी नंबर है, यही ले लीजिए। या तो आप 746 से भाग दे दीजिए, तब भी लगभग यही 5.7 आ रहा है। आप इससे गुना भी कर दीजिए तो वही आ रहा है। नियर अबाउट का वैल्यू मेरा 7.5 है, तो उसको लेके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, बड़ा ही कठिन प्रश्न आपके बीच आ रहा है। कह रहा है डीसी जनरेटर में कॉइल स्पैन को पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच किसके बराबर होना चाहिए? बैक पिच किसके बराबर होना चाहिए? जल्दी बताइए क्या होगा? प्रति पोल क्रम विनिमयक बार के बराबर होना चाहिए। चित्र में एबी या डीसी जनरेटर के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो हमारा यहां पर इस चित्र में क्या है साहब जी? मिस है। तो हम क्या कर दें, जल्दी बताइएगा। आपको यदि दे दे यहां पर साहब जी, ये मेरा क्या कह दिया है, हमने चेंज करवाया था। आपका ए हम इसको बोले थे, बी हम यहां बोले थे, है ना? तो आपका क्या हो गया था? ये जो है मेरा ए, ये वाला भाग आपका ए किसको व्यक्त कर रहा है? कम्यूटेटर को, है ना? बी किसको व्यक्त कर रहा है? आपका साहब जी स्टेटर को। अब पोजीशन चेंज करेगा तो पोजीशन चेंज के हिसाब से चेंज करिएगा। अब दूसरे बार में देखिए, अगर हमारा ये बी लिया, ये ए लिया, तो हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका क्या कह दे साहब, हमारा इस पोजीशन पर क्या बता दिया जाए? इस पोजीशन पर हमको ए बता दिया जाए और इस पोजीशन पर हमको बी बता दिया जाए, तो क्या उत्तर हो जाएगा? मुख्य पोल एवं कम्यूटेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तस्वीर में जहां पर लिखा रहेगा उस जगह को देख करके तब आप उत्तर दीजिएगा, समझे कि नहीं? क्या कीजिएगा? जगह देख करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए साहब जी, इस तरह के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन अब आंसर रटने की जरूरत नहीं है। जैसा फोटो का निर्धारण है और जो चीज है आप पहचान रहे हैं, वैसा उत्तर लगाइए। समान लाइटिंग और पावर सप्लाई के लिए कौन सा जनरेटर समान रूप से प्रयोग किया जाता है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड की डीसी शंट। किसी जनरेटर से बहती धारा का मान 10 एम्पियर है, इंटरपोल का प्रतिरोध 10 ओम है, फील्ड पर कॉपर लॉस क्या होगा? तो साहब जी आईपी का मान है 10 एम्पियर और आपके पास आरपी का मान कितना है? 10 ओम। तो आप कॉपर लॉस कैसे कैलकुलेट करिएगा? आईपी स्क्वायर इंटू आरपी, तो 10 का स्क्वायर इंटू 10 यानी 100 इंटू 10 बराबर 1000 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दे दीजिएगा? बी दे दीजिएगा। अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाए तो 10% डीसी सप्लाई किससे दे दें? बैटरी से दे दें। कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग कौन सी होती है? कौन सी होती है? ना लैप होती है ना वेव होती है, दोनों में कोई भी हो सकती है। तो क्या जवाब दे दीजिएगा इससे विद्यार्थी जी? फटाफट बताइए। लैप और वेव दोनों। अब बांधेंगे ना जी, जोड़ेंगे ना, थोड़े कम्यूटेटर को ऊपर करते हैं, राइजर से कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसा भी होगा उसको राइजर से जोड़ेंगे। कह रहा डीसी में, अच्छा ये तो ईएमएफ का सूत्र ही पूछ रहा है। ये बराबर क्या होता है? P∅NZ/60 ए होता है। तो P∅NZ/60 ऑप्शन नंबर। कौन सा जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देगा? तो क्या कहिएगा? लेवल कंपाउंड, अस्तर कंपाउंड। अस्तर हमारा लेवल का ही क्या होता है? हिंदी रूपांतरण है। डीसी जनरेटर में लो हानि के अंतर्गत आती है साहब कौन कौन सी हानि? सैथिल और भावार धारा हानि। और यहां पर कह रहा है अस्थिर हानि रहता तब हम लोग दूसरा चीज भी सोचते। आयरन कह दिया है तो इस दो के अलावा कोई नहीं आएगा। क्रेन और होइस्ट के लिए कौन सा मोटर? जल्दी बता दीजिए साहब जी। सीरीज में, क्योंकि इसका टीएसटी क्या होता है? उच्च होता है सभी मोटरों से। और अस्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होती है? जल्दी बताइए साहब जी, क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस का मान
न्यूनतम होता है, ताकि हमारा क्या हो जाए, IARA ड्रॉप मिनिमम हो या 0 हो तो बहुत अच्छा है, ताकि आपकी क्या हो जाएगी, चीजें बराबर रहेगी। ये ध्यान रखिएगा।